सोचो ये एक बार अपन टेस्ट सीरीज PT5 का डिस्कशन कर लेते हैं, राइट। पहला क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन कर रहा है कैपेसिटर हैज़ कैपेसिटी C, रिएक्टेंस इसका X है। आप सबको पता है कि क्वेश्चन 1 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि जो मेरे पास रिएक्टेंस होता है X वो होता है 1/ωc, राइट। और ये कह रहा है उसकी कैपेसिटेंस यानी C की वैल्यू को 2 टाइम्स कर रहा है और फ्रीक्वेंसी को डबल कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी भी डबल हो रही है यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो भी मेरे पास डबल हो जाएगी और C की वैल्यू भी डबल कर रहा है यानी X डैश हो जाएगा 1/2ω और 1/2C, ये हो जाएगा 1/4ωc यानी 1/4X के इक्वल हो जाएगा। पहला क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपके पास आंसर नंबर C। सेकंड एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। कह रहा है इन एंड AC सर्किट रेजिस्टेंस ऑफ R ओम कनेक्टेड इन सीरीज विद एट इंडक्शन। तो मेरे पास एक रेजिस्टेंस है R, है ना, और मेरे पास एक इंडक्टेंस है L। तो और इन दोनों को सीरीज में अगर जोड़ देता हूँ, इफ फेज एंगल बिटवीन, और इनको AC सर्किट से जोड़ा है मतलब एक AC वोल्टेज से जोड़ दिया होगा। और क्या कह रहा है इफ फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है ना, ये क्या दे रहा है अपने पास वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रेजिस्टेंस विल बी। तो आपको बेसिकली क्या कह रहा है, आपको पता है अगर सीरीज में है तो दोनों में मेरे पास करंट सेम जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे मैं मान लेता हूँ करंट इस तरह से है और कह रहा है करंट और इनका जो वोल्टेज है यानी इस पूरे सिस्टम पर जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज V0, इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो है 45 डिग्री। अब अगर मुझे निकालना है कि इस L का इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा, वो कैसे निकालोगा वो एक बार देख लेना। देखना यहाँ पे मेरे पास हो जाता है रेजिस्टेंस R और यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा XL, ठीक है ना। और आपको पता है कि अगर पोटेंशियल यहाँ पर है तो जो नेट मेरे पास रेजिस्टेंस आएगा, रिएक्टेंस आएगा Z, वो भी इसी एंगल पे होगा, है ना, यानी 45। यानी अगर आप R और XL की बात करेंगे तो सर उनके बीच में भी जो ये Z आएगा मेरे पास नेट रिएक्टेंस, वो कितना हो जाएगा, ये एंगल भी 45 हो जाएगा। तो आप tan 45 से निकाल सकते हो। tan 45 कितना हो जाएगा, ये वाली हाइट XL हो जाएगी डिवाइडेड बाय ये वाली हाइट R हो जाएगा। tan 45 1 होता है यानी XL की वैल्यू भी R के बराबर हो जाएगा। यानी आपके पास ऑप्शन नंबर C क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन एन AC सर्किट द करंट फ्लोइंग इन इंडक्टेंस इज I इक्वल टू 5 sin 100t माइनस π/2 एम्पियर एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू V इक्वल टू 200 sin 100t, ठीक है। द पावर कंजप्शन इज इक्वल टू, तो मेरे पास कह रहा है एक AC सर्किट है जहाँ पे करंट जो फ्लो हो रहा है, मान लेता हूँ मेरे पास एक AC सर्किट है, ये मेरे पास लोड है, मुझे नहीं पता कैसा है, और इस पे मैंने एक AC सोर्स लगा दिया है और इस पे जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल आपको दे रखा है V इक्वल टू 200 sin 100t और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है I, ये आपको दे रखा है 5 sin 100t माइनस π/2। यानी मेरे पास अगर मैं देखूं तो ये जो करंट I है, करंट I, ये इस पोटेंशियल से π/2 क्या है, पीछे है। तो पोटेंशियल से करंट I π/2 पीछे है, और कितना पीछे है सर, π/2 पीछे है, राइट। तो π/2 पीछे यानी करंट मेरे पास इस तरह से होगा, यहाँ पे होगा करंट I और इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। एग्री हो इस बात से। और V की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है सर, 200, और I की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है, 5 एम्पियर। पावर कंजप्शन यानी ये जो पावर पूछ रहा है, पावर P आपको पता है V RMS होता है इंटू I RMS होता है इंटू कॉस थीटा, जहाँ थीटा मेरे पास होता है इस V और I के बीच का एंगल, राइट। और ये एंगल अभी 90 डिग्री दे रखा है, तो पावर कंजप्शन हो जाएगा 0, यानी आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, D आंसर करेक्ट हो जाएगा। एग्री हो। क्वेश्चन नंबर एक बार 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अ लैम्प कंज्यूम 50% ऑफ पीक पावर इन एन AC सर्किट। तो कोई भी AC सर्किट है, ठीक है ना, ये कोई भी लोड है, इसमें जो भी पीक पावर होगा, ठीक है ना, मैक्सिमम पावर जिसे आप बोल सकते हो, वो क्या होगा, V RMS I RMS इंटू कॉस 0 डिग्री।
जब इन दोनों के बीच में फेज अगर जीरो होगा उस टाइम पे पीक होगा, राइट। तो ये कह रहा है कि ये मेरे पास पीक पावर ये होना चाहिए, मगर मुझे फेज डिफरेंस चाहिए जब ये जो लैंप है ये अपनी पीक पावर का कितना यूज करे सर 50%, यानी पी मैक्स बाई 2 ही कंज्यूम करे। पी मैक्स बाई अगर 2 है तो यहाँ पे वी आर एम एस हो जाएगा आई आर एम एस, और इसके बीच में जो एंगल है वो cos फाई फेज डिफरेंस है v और i के बीच में। तो p मैक्स की वैल्यू v आर एम एस आई आर एम एस है, ये कट जाएगा, यानी cos फाई की वैल्यू आपके पास हो जाएगी हाफ, यानी फाई की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 60 डिग्री, यानी पाई बाई 3 रेडियन एंगल आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है टी शेप्ड ऑब्जेक्ट डायमेंशन शोज इन फिगर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एक टी शेप ऑब्जेक्ट है, डायमेंशन शोज हो रहा है फिगर में, स्मूथ फ्लोर पे रखा हुआ है, एक फोर्स लग रहा है पी पर। तो मेरे ख्याल से इस डायग्राम आप देख ही रुक चुके होंगे, मैं एक बार देख के सही से देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये हो गया मेरे पास, इस तरह का टी शेप का रखा हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे इसका लेंथ L बोल रखा है और यहाँ पे इसका लेंथ 2L बोल रखा है, और ये मेरे पास पॉइंट C बोल रखा है, और कह रहा है सर किस पॉइंट पे मैं फोर्स लगाऊं सो दैट ये रोटेट ना करे। अब अगर सर मैं इस फोर्स को इसके ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास पे ना लगा के किसी और पॉइंट पे लगाऊं तो ऑफ कोर्स ये बात रोटेट होगा, यानी इस फोर्स F का जो फोर्स लगाऊंगा वो सर इस पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे लगाना पड़ेगा, यानी P पॉइंट क्या है सर इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, और इस पॉइंट को मैं पॉइंट C से क्या निकालना है, इसका डिस्टेंस निकालना है कि किस डिस्टेंस पे फोर्स लगाऊंगा, यानी बेसिकली इस पॉइंट P का C से मुझे डिस्टेंस निकालना है, राइट। तो मैं एक बार देख लेता हूँ सर, इसका लेंथ L है तो मास M मान लेता हूँ। सर इस वाले रॉड का लेंथ 2L है तो मास 2M हो जाएगा, है ना। अगर मैं इसको x एक्सिस मान लेता हूँ और इस पूरे इसको ये पूरा y एक्सिस मान लेता हूँ, तो सर एक तो पूरे सिस्टम में सेंटर ऑफ मास इसका हो जाएगा आपके पास, इसका कोऑर्डिनेट 0,2L डिस्टेंस पे है C से, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, ये लेंथ 2L है तो ये सॉरी इसका सिस्टम ये इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इस 2L वाले रॉड का, ठीक है, उसका हो जाएगा 0, L, और मेरे पास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो YCOM होगा वो कितना लिखोगे M1 Y1 प्लस M2 Y2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। M1 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, ये पहला ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ जिसका मास 2M है और इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना है L लेंथ है इंटू L, प्लस M2 का मास M है और यहाँ से यहाँ इसका डिस्टेंस है 2L इंटू 2L डिवाइडेड बाई टोटल मास 3M, ये हो जाएगा 4ml डिवाइड बाई 3M, और यहाँ पे आ जाएगा 4L डिवाइडेड बाई 3। तो आपके पास ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, एक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लॉक ए एंड बी ईच ऑफ मास m कनेक्टेड टू अ लाइट स्प्रिंग एज शोन इन फिगर। तो मेरे पास एक फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में। फिगर क्या दिया हुआ है कि सर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, जिसको b से रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये मेरे पास कंप्रेस किया गया है ब्लॉक ए को। और अगर मैं देखूं कि सर यहाँ से यहाँ मेरे पास इस स्प्रिंग का कितना था L0 नेचुरल लेंथ था, उस नेचुरल लेंथ से इसको कितना डिस्प्लेस किया गया है वो डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है x इक्वल टू 3mg/k। यहाँ तक बात सही लग रहा है। उसके बाद ये डिस्प्लेस किया, यहाँ पे पकड़ा हुआ है, इनिशियल टाइम पे दोनों की वेलोसिटी 0 होगी, कंफर्म है। फिर क्या कह रहा है कि सर जब मैं इसको हटाता हूँ तो जस्ट आफ्टर मैं जब इसको मूव करने के लिए हटा देता हूँ अपना हाथ, तो उस टाइम पे कंप्रेशन के वजह से एक्सेलरेशन इस पूरे ए और बी सिस्टम का कितना होगा। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखना तो M वाले ब्लॉक पे अगर आप देखोगे, M वाले ब्लॉक पे तो एक स्प्रिंग फोर्स यहाँ लगाएगा Fs और एक मेरे पास नॉर्मल फोर्स यहाँ पे लगाएगा। और अगर मैं ए वाले ब्लॉक को देखूंगा तो ए वाले ब्लॉक पे भी Fs यहाँ पे लगेगा और मेरे पास यहाँ पे कोई फोर्स लगेगा नहीं, तो बस ये वाला सीन सही है ना, बस यही लगेगा। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि सर यहाँ पे तो वॉल लगा, ठीक है ना, और स्प्रिंग अगर इस पे इस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा है तो ऑफकोर्स ही बात है ये बॉल या ये ब्लॉक मूव नहीं कर सकता, एक्सेलरेट नहीं करेगा। तो इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन ऑफ ए बी ये कितना हो जाएगा आपके पास
0 हो जाएगा। अच्छा, इसका भी मास m ही है, तो इसका एक्सेलरेशन एक बार देख लेते हैं। a का कितना हो जाएगा सर, इस पे लगने वाला स्प्रिंग फोर्स Fh डिवाइड बाई इसका मास है, और स्प्रिंग फोर्स होता कितना है सर, k टाइम x डिवाइड बाई m हो जाएगा। k की वैल्यू k ही है, x की वैल्यू आपने कितना डिस्प्लेस किया, इसे 3 mg बाई k डिस्प्लेस किया है डिवाइडेड बाई m, k से k चला जाएगा तो a की वैल्यू 3g आ जाएगा। अब आपको पता है सर इसके जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है ना, इसका जो भी सेंटर ऑफ मास होगा उसका भी सेंटर ऑफ मास का कुछ तो एक्सेलरेशन होगा। अगर ये a से जा रहा है और ये मेरे पास a भी मुझे दिख ही रहा है कि 0 है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, a इंटू m प्लस ए बी इंटू एम बी डिवाइडेड बाई टोटल मास एम ए प्लस एम बी। ब्लॉक ए का मास m है, एक्सेलरेशन 3g है, दूसरे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है, डिवाइड बाई टोटल मास कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा, 3g बाई 2 मीटर पर सेकेंड। मेरे पास सेंटर ऑफ मास का इनिशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा, जो कि है आपके पास ऑप्शन नंबर बी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, मेरे पास आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना, और ग्राफ भी क्या दिया हुआ है एक बार डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्कस कर रहा है आई वर्सेस टी का आपको ग्राफ दे रखा है, आई वर्सेस टी का, जहाँ पे इसको इस ग्राफ को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया और ये है 0.5 सेकेंड और यहाँ पे आपको 10 एम्पियर दे रखा है ना। और आपसे पूछ रहा है कि एक कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, ठीक है ना, इन करंट, यानी एक मेरे पास बेसिकली ये कॉइल मान लेता हूँ, ठीक है ना, इस कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम है, और कह रहा है सर इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू सोन, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा और मैग्नीट्यूड चेंज इन फ्लक्स निकालना है। तो आपको एक सिंपल सा आइडिया ये पता है कि सर अगर मैं इसमें फ्लक्स चेंज करता हूँ या मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता हूँ, तो इसमें ऑफकोर्स ये बात करंट फ्लो होगा, और ये करंट पहले मैक्सिमम था फिर 0 पर आ गया, तो नेट जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ होगा वो कितना होगा, यहाँ पे कहानी है। तो आपको पता है सर इस कॉइल में जो भी EMF जनरेट होगा वो होता है मेरे पास d∅dt, ठीक है ना। अब देख नेगेटिव साइन इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन वगैरह की अभी कोई बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए सिर्फ मैग्नीट्यूड पे चलते हैं। अब यहाँ पे जो E है, मैं मान लेता हूँ किसी टाइम पे यहाँ पे EMF जनरेट हुआ E, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा होगा I इक्वल टू V बाई R हो जाएगा। V कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस E, तो मेरे पास E कितना हो जाएगा, I इंटू R, ये हो जाएगा d∅dt, है ना, किसी इंस्टेंट टाइम पे। तो यहाँ से d∅ की वैल्यू अगर आप देखोगे ये कितना होगा, IR/dt। अब मुझे अगर फ्लक्स में चेंज निकालना है तो इंटीग्रेट कर देता हूँ, फ्लक्स में चेंज कहाँ से कहाँ, 0 से लेके 0.5 तक, तो नेट फ्लक्स मेरा कितना आ जाएगा सर, नेट फ्लक्स में चेंज ΔΦ, ये कितना हो जाएगा, R तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेता हूँ जिसकी वैल्यू 100 है, और इंटीग्रेशन I/dt। देख इसका जो मेरे पास एरिया है, ये एरिया आपको क्या देगा, इंटीग्रेशन I/dt ही तो देगा, और इंटीग्रेशन I/dt निकालना कितना हो जाएगा, ये एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये कितना हो जाएगा आपके पास, निकाल लेना। तो ΔΦ इक्वल टू R, और इंटीग्रेशन I/dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू 0.5 इंटू टाइम t, I की वैल्यू 10 है, 10 हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 1000 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 2, 500 डिवाइड बाई 2 यानी 250 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो है मेरे पास आंसर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो क्वेश्चन नंबर 8 भी थोड़ा सा ना कह सकते हो ट्रिकी है। क्या है मैं आपको एक बार डिस्कस करके बताता हूँ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है सर, मेरे पास एक करंट है, वायर है जिसमें करंट I फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे एक वायर है, ठीक है ना, और ये मेरे पास V वेलोसिटी से क्या हो रहा है, बेसिकली आगे की ओर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस x दिया हुआ है, और मैं ये मिड पॉइंट पे मान लेता हूँ कि ये ऑन एंड एवरेज मिड पॉइंट पे होगा, उस टाइम पे मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि अलग अलग टाइम पे ऑफकोर्स की बात अलग होगा, बट यहाँ पे मुझसे केवल प्रोपोर्शनैलिटी पूछ रहा है, इसलिए मैं मिड पॉइंट के लिए डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी x माइनस a/2, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हो जाएगी x प्लस a/2। तो यहाँ पे जो EMF जनरेट होगा वो एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पर इस तरह से होगा,
ठीक है, सॉरी इस तरह से होगा। और यहाँ पे मेरे पास इस वायर में मान ली ये इस वाले पोर्शन में EMF E1 जनरेट हो रहा है और इस वाले में EMF E2 जनरेट हो रहा है। तो E नेट जो होगा मेरे पास वो हो जाएगा E2 माइनस E1 या E1 माइनस E2 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना E1 की वैल्यू कितनी होगी सर, E1 की वैल्यू होगी BVL, ठीक है ना। यहाँ पर जो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है उसको B1 नाम दे देता हूँ और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस वाले वायर में जो जनरेट हो रहा है B2 मान लेता हूँ। BVL क्यों, क्योंकि सर ये V वेलोसिटी से चेंज कर रहा होगा, इसलिए BVL यहाँ पे इस वायर को चेंज करने के लिए यहाँ पर जो करंट आ रहा होगा या EMF जनरेट होगा वो E1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो B है वो लगभग कितना हो जाएगा सर, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, और ये R डिस्टेंस अभी आप देखोगे x माइनस a बाई 2 होगा इंटू वेलोसिटी v, और यहाँ पे इस वायर का जो लेंथ है वो है a हो जाएगा। E2 की वैल्यू आप देखोगे वो भी कितना होगा BVL, अब B2 वेलोसिटी v इंटू L, और B2 की वैल्यू यहाँ से आप अगर निकालोगे कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x प्लस a बाई 2 इंटू v इंटू a, और E नेट आप निकालोगे तो E1 या E2 माइनस E1 अगर आप करोगे तो ये जो प्रोपोर्शनल साइन आएगा ये मेरे पास x2x माइनस a इंटू 2x प्लस a के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। आप एक बार सॉल्व करना, आपको दिख जाएगा, राइट। यहाँ पे आंसर आपका अगर देखोगे तो आंसर आपके पास ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सर मेरे पास किसी टाइम t पर फ्लक्स जो है टू टाइम t एज फ्लक्स की वैल्यू दे रखा है 4t² प्लस 2t प्लस 1, और आपसे करंट पूछ रहा है एट t इजकल टू 1 सेकेंड पे, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है और एक कॉइल दिया हुआ है जहाँ पे इस कॉइल का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है सर 10 ओम दे रखा है। तो यहाँ पे अगर मैं EMF E निकाल लेता हूँ तो V इजकल टू होता है IR, तो I की वैल्यू हो जाएगा MF E अपॉन R। अब 1 सेकेंड में EMF की वैल्यू कैसे निकालूंगा, मुझे पता है E की वैल्यू होता है d∅dt। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखना, मैं फिर से नेगेटिव साइन नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसका ना रिप्रेजेंट करने का रीज़न क्या है कि मैं यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। d∅dt कितना हो जाएगा 8t प्लस 2, और यहाँ पे t इजकल टू 1 सेकेंड पे अगर आप निकालोगे तो 8 प्लस 2 हो जाएगा यानी 10 वोल्ट हो जाएगा, और ये 10 वोल्ट हो गया तो I की वैल्यू हो जाएगी E बाई R यानी 10/10 यानी 1 एम्पियर। 1 एम्पियर यानी आपके पास ऑप्शन जो है वो D करेक्ट आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी ईजी है ना। आपके सामने शायद एक फॉर्मूला डिस्कस हुआ होगा बहुत पहले। सर मेरे पास अगर कोई वायर है और वो कितने से रोटेट कर रहा है, सर ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो इसमें जो EMF जनरेट होता है E वो होता है हाफ B हाफ ओमेगा x², है ना। जहाँ पे अगर x ये मेरे पास लेंथ x है तो आप x बेसिकली EMF बोल देते हो। अब यहाँ पे एक्चुअली में जो वायर दिया हुआ है वो वायर यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस आपको बोल रहा है 2L है और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस L है। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट में जो EMF है वो एक बार निकाल लेते हैं, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि एक वायर पहले 12 लेंथ का था और एक वायर फिर 3L लेंथ का आ चुका है, ठीक है ना। तो 2L और इससे 3L वाले में जो EMF जनरेट होगा वो EMF कितना हो जाएगा, हाफ ओमेगा यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 3L², अगर वायर 3L लेंथ का होता तो, और माइनस कर दूंगा अगर वायर 2L लेंथ का होता तो 2L², ये कितना आ जाएगा, हाफ ओमेगा 9L² माइनस 4L², जिसकी वैल्यू हो जाएगी 5 ओमेगा L² डिवाइडेड बाई 2। तो बेसिकली आपको इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या है कि सर आप मान लेना कि अगर ये 2L लेंथ होता तो EMF कितना जनरेट होता, और ये पूरा वायर होता 3L लेंथ का तो कितना जनरेट होता, और इसमें से इसमें को अगर हटा देते हैं तो नेट आपका निकल के चला आएगा। तो आपके पास ऑप्शन नंबर जो है वो D करेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंडक्टिंग वायर फ्रेम इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इतना द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट रेट से, तो किस तरह से मेरे पास सिचुएशन है। तो मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस कर लेता हूँ। ये कुछ इस तरह का सिनेरियो मुझसे दिया हुआ है, ठीक है ना। ये D है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर की ओर जनरेट कर रहा है।
अब आप मुझे ये बताना सर, जहाँ पे मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा फ्लक्स चेंज हो रहा होगा सर, उसी हिसाब से मेरे पास नेट करंट भी फ्लो होगा। तो अगर आप यहाँ देखो तो एरिया यहाँ वाला पार्ट कम है और यहाँ वाले पार्ट में एरिया ज़्यादा है, तो इस वाले एरिया में फ्लक्स भी ज़्यादा चेंज हो रहा होगा। एग्री? तो सर जो भी मेरे पास करंट फ्लो होगा इस वाले के हिसाब से नेट करंट फ्लो होने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अंदर की ओर बी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा सर? बाहर के डायरेक्शन में, जिसके वजह से मेरे पास करंट जो जनरेट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। यानी सर आई यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ से होते हुए इस तरह से जाएगा, फिर आई यहाँ जाएगा, यहाँ इस तरह से होते हुए, और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। अब एक बार ऑप्शन देख लेते हैं कि वायर में करंट कहाँ से कहाँ जाएगा। तो B to A जाएगा, तो B to A वाला ऑप्शन सही होगा, और D to C जाएगा, तो B to A और D to C, यानी ऑप्शन ए जो है मेरे पास वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एग्री? नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश एज इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स 2 माइक्रोफैरेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस द पोटेंशियल डिफरेंस। मान लेता हूँ सर ये मेरे पास 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस था, मुझे कह रहा है कि सर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो करंट है, जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कितना जनरेट हो रहा है? 1 मिली एम्पियर। अब मुझे एक चीज़ बताना, देख डिस्प्लेसमेंट करंट ज़्यादा कुछ बहुत स्पेसिफिक पार्ट नहीं है। आपको ये पता है कि अगर यहाँ पे मेरे पास करंट 1 मिली एम्पियर जा रहा है तो यहाँ कोई वायर तो है नहीं, तो यहाँ पे भी जाएगा तो 1 मिली एम्पियर है, और इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप इसको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट बोल रहे हो। एग्री? तो यहाँ पे जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है वो तो 1 मिली एम्पियर ही है। तो यहाँ पे मुझे भी पता है सर इसका कैपेसिटेंस, अगर मैं इसका बीच का पोटेंशियल V मान लेता हूँ, है ना, और यहाँ पे हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, आप ऑप्शन में देख के बता सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बल्कि रेट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आपको यहाँ पे निकालना है। तो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V है, करंट I जा रहा है, तो आप यहाँ पे Q इक्वल टू CV लिख सकते हो कि सर यहाँ पे जो मेरे पास करंट जा रहा होगा वो Q इक्वल टू CV होगा, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना सर, अगर इसको मैं dQ बाई dt कर दूँ तो C तो कांस्टेंट है, ये dV बाई dt हो जाएगा, और dQ बाई dt आपका कुछ नहीं है कि सर्किट में फ्लो होने वाला करंट है, और डिस्प्लेसमेंट करंट ही तो सर्किट में फ्लो होने वाला करंट होगा। कितना हो जाएगा? 1 मिली एम्पियर, यानी 10⁻³ ये करंट आ गया। C की वैल्यू आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में? C दे रखा है 2 माइक्रोफैरेड, तो 2 × 10⁻⁻6 हो जाएगा इंटू dV बाई dt, है ना। और ये dV बाई dt आपके पास आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल ही सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं बट ठीक है, dV बाई dt बेसिकली आपको निकालना है। तो ये dV बाई dt कितना हो जाएगा? dV बाई dt हो जाएगा 10⁻³ डिवाइड बाई 2 × 10⁻⁻6, तो 0.5 × 10⁻³ ये कितना हो जाएगा? 500 वोल्ट पर सेकेंड हो जाएगा। dV बाई dt निकाल रहा, यानी आंसर आपके पास D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका बहुत बेसिक सा फॉर्मूला दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या कह रखा है कि सर इसमें से कौन सा एनर्जी का फॉर्मूला होगा। तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो रहा है वो अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड से भी एनर्जी स्टोर कर रहा होगा और मैग्नेटिक फील्ड से भी एनर्जी स्टोर कर रहा होगा। इसमें आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मेरे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक के वजह से भी होता है, प्लस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेट के वजह से होता है। इलेक्ट्रिक के वजह से आपको पता है हाफ E0 होता है, प्लस हाफ मैग्नेटिक फील्ड के अपॉन V²/2μ0 ये होता है। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड डी हो गया, आंसर आपके पास डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एक बार 14 चेक कर लेते हैं। 14 भी देखो, आपका ऐसा नहीं है कि कुछ याद करने वाला, आप बहुत बेसिक आइडिया लगा सकते हो। जैसे अगर मैं सबसे पहले बोलूँ तो आप एक्सरे आप देखोगे तो ये जो एक्सरे है यानी थर्ड ऑप्शन मेरे पास, ठीक है ना, थर्ड वाला ऑप्शन एक्सरे आपको किसके लिए यूज़ करते हो आप? सर टू डिटेक्ट फ्रैक्चर बोन, यानी ये थर्ड से आप डायरेक्ट कह ही सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, रेडियो वेव होता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए, ये भी समझ में आता है कि दूसरे का मेरे पास सेकंड ऑप्शन हो ही जाएगा। अब इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट रे, अब इन दोनों का एक बार चेक करते हैं क्या इस वाले ऑप्शन से काम चल जाएगा। तीसरे का मेरे पास है तीसरा और दूसरे का दूसरा, तो इन दोनों से तो आपको मिल ही गया कि ठीक है ऑप्शन डी मेरे पास करेक्ट हो ही जाएगा।
इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे पहले का आपको अगर इंफ्रारेड वेव की बात करोगे तो ये मस्कुलर स्ट्रेन निकालने में यूज़ होता है। अल्ट्रावायलेट रेज एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर, ये समझ में आता है। इंफ्रारेड वेव भी ठीक है, आप मार सकते हो। वैसे इंफ्रारेड वेव वगैरह किसी भी ऑब्जेक्ट में जो स्ट्रेन या फिर वॉइड क्रिएट होता है उनको निकालने के लिए भी यूज़ होता है, तो वो वैसे भी आप देख ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन फ्री स्पेस x डायरेक्शन इफ द वैल्यू ऑफ b एट पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस और टाइम। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड में ही है, EM वेव का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दे रखा है b की वैल्यू, इफ द वैल्यू ऑफ b एट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे b की वैल्यू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -8 दे रखा है, तो e की वैल्यू कितना हो जाएगा? b इंटू सी है ना, जहाँ c मेरा स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा, b की वैल्यू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -8 हो जाएगा, c की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, ये हो जाएगा 3.6। तो 3.6 आपका दो ऑप्शन है, एक k कैप और एक j कैप। अब ये कह रहा है कि सर मेरे पास ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये x डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है ना, तो और b किस डायरेक्शन में? b मेरे पास k कैप में है, यानी b मेरे पास यहाँ पे है, तो मेरे पास जो e होगा वो ऑफ कोर्स ही बात है j कैप में ही होने वाला, तो मेरे पास ऑप्शन जो है D वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एग्री। क्वेश्चन नंबर 16 पे एक बार चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? एक पॉइंट सोर्स है और ये पॉइंट सोर्स से मेरे पास एवरेज पावर जो जनरेट हो रहा है वो 1500 वॉट है, और यहाँ पे कह रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस ए 3 मीटर। 3 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो नेट मेरे पास इंटेंसिटी होता है I इजकल टू P/A आप लिख ही सकते हो, ठीक है ना, और I मेरे पास बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी होती है, और I की वैल्यू होगी कितनी आपको भी पता है। अगर मैं 3 मीटर की डिस्टेंस की बात करूं और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी होता है वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू C, है ना। तो यहाँ पे इंटेंसिटी आप लिख सकते हो हाफ एप्सिलॉन नॉट E इंटू सी स्क्वायर इजकल टू पावर आपके पास दिया हुआ है 1500, तो पावर डिवाइड बाय एरिया आपके पास यहाँ पे स्फेरिकल है, यानी 4 पाई r स्क्वायर आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू E स्क्वायर इंटू सी होगा, तो E की वैल्यू लिखोगे 2 पाई डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सी, और ये E स्क्वायर आ जाएगा। तो E की वैल्यू आप अगर देखोगे तो E की वैल्यू डायरेक्ट एक बार लिख सकते हैं, ये हो जाएगा √2p, ये हो जाएगा 2। P की वैल्यू आपको 1500 दिया हुआ है, 4 पाई की वैल्यू 3.14 रखना, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 होता है, और 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होता है। इसे अप्रॉक्सीमेट सॉल्व करोगे तो 100 के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर थोड़ा सा बी आ जाएगा, कैलकुलेशन है, एक बार ट्राई करना, निकल के आ जाएगा, इतना बड़ा भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट, इतना कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5 है। आपको ये भी पता है सर, अगर मैं किसी बॉल को h हाइट से फेंकता हूँ तो ये यहाँ से यहाँ पर जाएगा, जहाँ पे इसके पास इनिशियल पहले काइनेटिक एनर्जी था mgh, और यहाँ पे अभी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा mgh। जब ये टकराएगा, टकराने के बाद जो इसकी वेलोसिटी आती है उसके वजह से जो मैक्सिमम हाइट आता है h1, ये आता है E स्क्वायर h, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो अब काइनेटिक एनर्जी होगी, बेसिकली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा मेरे पास mg E स्क्वायर h। अब यहाँ पे ABCD 4 ऑप्शन दिया है जिसमें मुझे फाइंड आउट करना है कौन सा करेक्ट है। पहला क्या है? द वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर फर्स्ट बाउंड विल बी 1/2। बात सही है। अगर मेरे पास यहाँ पे इस बॉल की वेलोसिटी v आती है तो यहाँ से जो बॉल की वेलोसिटी आती है वो e टाइम्स c हो जाएगा, यानी e की वैल्यू 0.5 है, तो ये हो जाएगा v/2। कहानी बिल्कुल सही लग रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट है। देयर विल बी 75% लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट बाउंड। देख लेता हूँ काइनेटिक एनर्जी में जो परसेंटेज चेंज आएगा काइनेटिक एनर्जी में, के ई फाइनल्स mg E स्क्वायर h माइनस के डेल्टा के डिवाइडेड बाई इनिशियल इंटू 100, यहाँ पे आ जाएगा माइनस या E स्क्वायर -1 इंटू 100,
ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.25 माइनस 1 इंटू 100, ये हो जाएगा आपके पास -75। नेगेटिव साइन लॉस के बारे में बात कर रहा है तो 75% लॉस भी होगा, बी भी करेक्ट है। सी ऑप्शन देख लेता हूँ, मोमेंटम में लॉस। तो पहले मोमेंटम था m इंटू वी, पहले मोमेंटम था mv, अब मोमेंटम हो गया mv/2, तो ऑफ कोर्स 50, ये भी सी सही है। देयर विल बी नो लॉस इन ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल एंड अर्थ ऑफ द एनी, बात सही है। अगर मेरे पास अर्थ और इस बॉल दोनों को एक सिस्टम मान लेता हूँ, ठीक है ना, तो इस पे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं पूरे सिस्टम में, तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम में कोई लॉस भी नहीं हुआ, तो ऑल यानी ऑप्शन डी जो है वो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h इफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन b e, देन टू व्हाट हाइट इट रेज आफ्टर जंपिंग ट्वाइस ऑफ द, तो e स्क्वायर h, ये तो मुझे डायरेक्ट याद भी है 18 का। अगर मैं h हाइट से फेंकता हूँ तो मेरे पास बॉल आफ्टर रिबाउंड e स्क्वायर h तक मैक्सिमम हाइट तक पहुँचता है, दैट्स इट। तो इसका तो ऑप्शन नंबर मेरे को अच्छा ट्वाइस ऑफ द, पहली बार में जब टकराया तो h1 e स्क्वायर h होगा, दूसरी बार में जब टकराएगा तो h2 जो होगा वो कितना होगा e स्क्वायर टाइम्स ऑफ e स्क्वायर h, यानी e के पावर 4h हो जाएगा, यानी सेकेंड रिबाउंड में मैक्सिमम हाइट जो गेन करेगा वो ऑप्शन मेरे पास डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद एक बार 19 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी इजी है, आपको ये दिया हुआ है कि मेरे पास एक इस तरह का स्फेयर है और एक इस तरह का क्यूब है, और आपको ये भी पता है सर क्यूब का मास क्या होगा, सर क्यूब का मास ज़्यादा होगा, इसलिए सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे ना आके थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर होगा। तो जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है वो क्यूब में आपको दिखेगा, यानी आंसर आपका इनसाइड द स्क्वायर प्लेट, यानी ऑप्शन बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर एक बार 20 डिस्कस कर लेता हूँ। 20 भी ईजी है, 20 ईजी है, एक बार ट्राई कर लेता हूँ। सर मेरे को ये पता है कि ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास जिसका मास है m, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 3m, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पूछ रहा है। मैं मान लेता हूँ सर इसका एक्सेलरेशन a1 होगा और इसका एक्सेलरेशन भी a ही होगा, है ना, a मान लेते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड तो समझ में आ ही रहा है। तो नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो नेट फोर्स हो जाएगा 3mg माइनस mg डिवाइड बाई टोटल मास 4m, कितना हो जाएगा मेरे पास 2mg/4m हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी g/2। और इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास ऑफ कोर्स ये बात है नीचे जा रहा होगा ACOM। अब ACOM कैसे लिखूंगा सर, इस वाले का मास 3m इंटू इसका एक्सेलरेशन a, माइनस के साथ लिख देता हूँ, नीचे जा रहा है। इस वाले का मास कितना हो जाएगा प्लस m एक्सेलरेशन a डिवाइडेड बाई टोटल मास 4m, कितना हो जाएगा -2m में डिवाइडेड बाई 4m, ये हो जाएगा -a/2, और a की वैल्यू आप g/2 निकाल लो, यानी -g/4 आ जाएगा। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास डाउनवर्ड जा रहा है, यानी ऑप्शन आपके पास a करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर हैज 100 टर्न्स एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी जो प्राइमरी कॉइल है मेरे पास, ये मेरे पास प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न है 100 और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न है 200। तो मुझे पता है NP/NS इजकल टू VP/VS, और ये IS/IP के बराबर होता है। तो ये कह रहा है कि मुझे रेशियो निकालना है वोल्टेज ऑफ द करंट, यानी V सेकेंडरी कॉइल में डिवाइडेड बाई करंट का सेकेंडरी कॉइल में IS। VS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VS की वैल्यू हो जाएगी, अच्छा NP/NS कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो VS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अच्छा ये भी दे रखा है कि टर्न इट्स हेड वाइंडिंग 200, द प्राइमरी एंड सेकेंड इज कनेक्टेड टू एंड AC, जिसका सप्लाई 120 वोल्ट है। तो यहाँ पे 120 वोल्ट मेरे पास ये आ जाएगा, एंड कनेक्टेड टू एंड AC, और करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर, और इसमें कितना करंट जा रहा है 10 एम्पियर करंट जा रहा है, यानी IS की वैल्यू दे रखा है, सॉरी प्राइमरी के दे रखा है। तो VS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VS की वैल्यू हो जाएगी 2VP, और VP की वैल्यू कितनी है 120, डिवाइडेड बाई IS की वैल्यू हो जाएगी IP डिवाइडेड बाई 2, तो ये 4 चला जाएगा, 120 डिवाइड बाई IP की वैल्यू कितना है 10, ये कितना हो जाएगा 48 आंसर आ जाएगा। तो इसका आपके पास इंटीजर 48 आंसर आ जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, एक बार देख लेते हैं। 22 कह रहा है कि एक बॉम्ब है 12 kg मास का, एक्सप्लोड हुआ है 4 and 8 kg में,
वेलोसिटी एक का 6 मीटर पर सेकेंड दिया है, यानी ये 12 kg का बॉल है, अभी रेस्ट पे होगा। एक्सप्लोड हुआ तो एक 4 kg का हो गया और एक 8 kg का बॉल आ गया। और ये कैसे चल रहा है, जो 8 kg वाला है वो मान लेता हूँ 6 मीटर पर सेकेंड पे चलने लगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर मास, इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो सर इसकी वेलोसिटी अगर निकाल लूँ तो काम बन जाएगा। इनिशियल मोमेंटम आपके पास 0 दिया हुआ था, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा -4v प्लस 8 × 6 और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो v की वैल्यू हो जाएगी 8 × 6 डिवाइड बाई 4 यानी 12 मीटर पर सेकेंड। 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, इस वाले बॉल की काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑब्जेक्ट का मास 4 × v² हो जाएगा 12 × 12, तो 144 × 2 ये कितना हो जाएगा 8, 288 हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास 288 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 स्क्वायर प्लेट्स। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका मास मेरे पास 2m दे रखा है, इसका मास मेरे पास m दे रखा है ना। ये पॉइंट O दे रखा है और यहाँ पे लेंथ इसका 2a है और ये भी मेरे पास 2a है। तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालने का इजी तरीका यही है कि ठीक है सर, मेरे पास इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट अगर ये x और y एक्सिस में मान लेता हूँ इसे, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये 2a है और ये a है, राइट। ये हो जाएगा a/2, a/2 और इसका जो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से यहाँ x एक्सिस में a प्लस a यानी 2a हो जाएगा और कॉमा y एक्सिस में -a हो जाएगा। तो एक बार x कोऑर्डिनेट देख लेता हूँ, सॉरी y कोऑर्डिनेट देख लेना। y सिस्टम का कितना हो जाएगा, पहले वाले का मास 2m इंटू a/2 m1 y1 प्लस m2 मास m है और y2 माइनस a हो जाएगा डिवाइडेड बाई टोटल मास 3m जो कि 0 आ जाएगा y एक्सिस में। और x सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा m1 यानी मास 2m हो गया और इसका x1 हो जाएगा a/2 प्लस इसका मास m हो जाएगा, इसका x2 हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाई 3m। ये कितना हो जाएगा 3ma डिवाइडेड बाई 3m, ये वैल्यू a ही आ जाएगी। यानी सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का इससे a डिस्टेंस पर ही होगा और मुझसे a/x बोल रहा है जिसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगा। यही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 24 एक बार देख लेना क्या कह रहा है। 24 क्या कह रहा है, अ मास m मूव्स विद वेलोसिटी कोलाइड इनइलास्टिकली विद अनदर इंसिडेंट मास, आइडेंटिकल मास सॉरी। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, एक आइडेंटिकल मास और है जिसका मास m है। आफ्टर एंड कोलिजन द फर्स्ट मास मूव विद वेलोसिटी v/√3 इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सेकेंड मास। कह रहा है सर वेलोसिटी एंड कोलाइड इनइलास्टिकली कोलाइड करता है with another identical after and collision the first mass move with velocity v/√3 in direction perpendicular। यानी आफ्टर कोलिजन ये पहला ले लेता हूँ और इसे दूसरा मास ले लेता हूँ। तो जो आफ्टर कोलिजन पहला वाला मास v/√3 से जाने लगा और परपेंडिकुलर इनिशियल डायरेक्शन के, एंड सेकेंड मास आफ्टर कोलिजन 2v/√n से मूव करने लगेगा। देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ n। ध्यान से देखना यहाँ पे पहले वाले बॉल का इंफॉर्मेशन दे रखा है और सेकंड वाले बॉल की स्पीड 2v/√n दिया है, तो n की वैल्यू निकालना है। और यहाँ एक लाइन और है सर, इनइलास्टिकली कोलाइड हो रहा है। इनइलास्टिकली कोलाइड होने का मतलब क्या हुआ कि सर जब ये दोनों कोलाइड करेंगे तो आफ्टर कोलिजन जिस डायरेक्शन में कोलाइड कर रहे हैं उस डायरेक्शन में इनकी जो वेलोसिटी है वो सेम होने वाली है, राइट। तो यहाँ पे मैं मोमेंटम मेरे को एक छोटा सा चीज़ है कि ये एकदम लीनियर नहीं कोलाइड हो रहा होगा। लीनियर कोलाइड होता तो ऑफकोर्स से बात है एक लाइन पे चलता। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायग्राम अभी चेंज कर रहा हूँ बनाने के लिए, ठीक है। ये मेरे पास एक बॉल यहाँ पर है, सॉरी इसको नहीं, मैं यहाँ पे इस बॉल को बना देता हूँ और एक बॉल बेसिकली यहाँ पर है। ये v वेलोसिटी से पहले चल रहा था, है ना। v वेलोसिटी से चलने के बाद जब ये कोलाइड हुआ, कोलाइड होने के बाद ऑफकोर्स ये बात है ये थोड़ा सा इस डायरेक्शन में भी चल रहा होगा दूसरा वाला बॉल, क्योंकि यहाँ से जब कोलाइड हुआ होगा तो ये नीचे भी जाएगा आगे भी जाएगा। इसकी वेलोसिटी v मान लेता हूँ vx2 और इसकी वेलोसिटी vy2 मान लेता हूँ और ये मेरे पास इस डायरेक्शन में हो जाएगा vx1 और ये वेलोसिटी हो जाएगा
y1 और यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी दे रखा है वो कितना दे रखा है, इनिशियल के परपेंडिकुलर जाने लगा है, राइट। तो vx1 तो खैर ये 0 ही हो जाएगा, है ना। vx1 अगर 0 हो जाएगा तो vx2 की वैल्यू v हो जाएगी। इतना समझ में आ ही रहा है कि सर क्योंकि मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी, इसका मास कितना है m और इसका भी मास m है, तो p इनिशियल कितना है सर m भी होगा x डायरेक्शन में, और इस सेकंड वाले बॉल का भी मास m है, पहले वाले बॉल का भी मास m है। तो सेकंड वाला बॉल इस डायरेक्शन में तो चल नहीं रहा है, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी u होना चाहिए p फाइनल mu होने के लिए। और चूंकि y डायरेक्शन में सर कोई भी इनिशियल मोमेंटम नहीं था, तो बाद में भी अगर ये vy1 जिसकी वैल्यू क्या कह रहा है v/√3 दे रखा है, तो ये भी v/√3 से जाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास दूसरे बॉल की जो नेट वेलोसिटी होगी v2 वो हो जाएगा vx2 स्क्वायर प्लस vy2 स्क्वायर। vx2 कितना हो जाएगा v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 3, ये कितना हो जाएगा 4v स्क्वायर बाई 3 का अंडर रूट, ये हो जाएगा 2v/√3, यानी n की वैल्यू यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो 3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन सॉरी इंटीजर टाइप में आपका 3 आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 20 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट फॉलिंग विद स्पीड अच्छा फॉल हो रहा है यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देख लेना कि मेरे पास ये, एक बार आपको डायग्राम इस तरह से नहीं बनाता हूँ, यहाँ पे देख लेना ये मेरे पास सरफेस था, ठीक है ना, और ये मेरे पास इस तरह का नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बनाता हूँ NEWS, और एक वायर है मेरे पास, ये वायर नीचे गिर रहा है और एट राइट एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ में, ठीक है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट इस तरह से है, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है v वेलोसिटी से, और कितने से नीचे जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको दे रखा है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा इसका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो जाएगा आपके पास इस डायरेक्शन में, ये BH, जहाँ पे BH की वैल्यू कितना दे रखा है आपको 0.3 × 10⁻⁴। तो यहाँ पे जो EMF जनरेट हो रहा होगा बस वही निकालना है। EMF की वैल्यू डायरेक्ट फॉर्मूला ही हो गया ये BVL, जहाँ पे B और V एक दूसरे और L तीनों परपेंडिकुलर ही हैं। B की वैल्यू 0.3 × 10⁻⁴, V 5 दिया है, L आपको 20 मीटर दे रखा है, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये 3 × 10⁻³ हो जाएगा, राइट। 500 एक 30 × ये हो जाएगा तो वोल्ट, और ये 3 मिली वोल्ट। आंसर आपको मिली वोल्ट में निकालना है, यानी इसका आंसर आपके पास 3 हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि पेपर अच्छा हुआ होगा। टेक केयर बच्चा, बाय।